Hello everyone, welcome to this channel. Our today's topic is Dream Children, a Reverie by Charles Lamb. So as the title suggests, जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है सपनों के बच्चे या फिर कल्पित बच्चे यानी कि कल्पनाओं के बच्चे अ रेवरी रेवरी का अर्थ है दीवा स्वप्न जिसका मतलब है दिन में जाग के अगर आप कुछ सपने देखते हैं या फिर आप एक ऐसा कल्पना करते हैं जो कभी वास्तव में नहीं हो सकता उसको भी रेवरी यानी कि दीवा स्वप्न बोला जा सकता है। तो इट इज़ रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। लेट्स रीड सम डिटेल्स अबाउट दिस essay. It was published in 1823 in the London Magazine. कहीं कहीं 1822 भी बोला गया है बट 1823 को ही माना जाता है। It was included later in Lamb's Essays of Elia. चार्ल्स लैम्ब का कलेक्शन एसेज ऑफ एलिया पब्लिश हुआ था 1833 में और वहाँ से ये जो ऐसे है वो लिया गया है ड्रीम चिल्ड्रन। स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। कन्वर्सेशन बिटवीन एलिया एंड हिज ट्रू ड्रीम चिल्ड्रन। तो यहाँ कन्वर्सेशन दिखाया गया है, बातचीत एलिया एंड उसका दो कल्पना के बच्चे हैं, यानी कि वो कल्पना करते हैं अपने दो बच्चे के बारे में जो कि असली में है नहीं। दोनों का नाम भी दिया गया है यहाँ, एलिस एंड जॉन। As Elia tells them stories of his great grandmother Mrs. Field. तो एलिया उन लोगों को अपने ग्रेट ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं जिनका नाम है मिसेस फील्ड। सेटिंग आप देख सकते हैं, अ ड्रीम स्टेट वेयर एलिया इज सराउंडेड बाय हिज टू ड्रीम चिल्ड्रन। यहाँ लॉस, मेमोरीज एंड नॉस्टैल्जिया को पोर्ट्रे किया गया है। इट इज अ पर्सनल एसे दैट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लॉस, रिग्रेट यानी कि पछतावा एंड द ब्लरिंग लाइन्स बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन, और वास्तव और कल्पना में जो एक सूक्ष्म लाइन है उसके बीच के जो जगत है दैट हैज बीन पोर्ट्रेट इन दिस एसे। लेट्स रीड द टेक्स्ट लाइन बाय लाइन एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। Children love to listen to stories about their elders when they were children, to stretch their imagination to the conception of a traditionary great uncle or granddame whom they never saw. तो बच्चों का एक स्वभाव होता है, वो लोग स्टोरी सुनना चाहते हैं अबाउट देयर एल्डर्स, बड़ों के बारे में जब वो बड़े छोटे थे, यानी कि जब उनके दादा परदादा और दादी लोग जब छोटे थे वो बचपन में कैसे जीते थे, कैसे चीज़ों को करते थे अपने लाइफ में, उसके बारे में जानने का एक बहुत ही उत्सुकता रहता है चिल्ड्रन के मन में, बच्चे के मन में। तो वो लोग अक्सर पूछा करते हैं कि दादा या फिर दादी आप लोग बताइए कि कैसे आप लोग बचपन में रहते थे, तब क्या क्या होता था, इत्यादि इत्यादि। और वो लोग ये भी जानना चाहते थे कि उनके जो दादा दादी थे वो लोग कैसे जीते थे, whom they never saw, जिन लोगों को वो लोग कभी नहीं देखे हैं, उन लोगों के बारे में भी जानने का बड़ा उत्सुकता रहता है चिल्ड्रन के मन में। इट वॉज इन द स्पिरिट दैट माई लिटिल वंस क्रिप्ट अबाउट मी द अदर इवनिंग टू हियर अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड। हेयर यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, यहाँ माई आई का यूज़ बहुत ज़्यादा किया गया है। तो माई रेफर्स टू एलिया ओनली एंड एलिया का जो कैरेक्टर है वो चार्ल्स लैम्ब का ही कैरेक्टर है। एसेस ऑफ एलिया एक ऑटोबायोग्राफिकल एसे कलेक्शन है जहाँ चार्ल्स लैम्ब एलिया के थ्रू अपना थॉट, अपना जो स्टोरीज है वो व्यक्त किए हैं। तो यहाँ जब आप माई एंड आई देखेंगे आपको याद रखना है ये एलिया अपने बारे में बोल रहे हैं। माई लिटिल वंस है, मेरे जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्रिप्ट अबाउट मी वो एकदम धीरे धीरे से चल के मेरे पास आता है। द अदर इवनिंग टू हियर अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड। तो एक इवनिंग में वो लोग आते हैं और उन लोगों को सुनना था इनके जो परदादी या फिर परनानी थे जिनका नाम था मिसेस फील्ड, उनके बारे में जानने के लिए ये दो बच्चे आते हैं इनके पास। हु लिव्ड इन अ ग्रेट हाउस इन नॉरफॉक। तो वो रहते थे कहाँ, एक बड़े से घर में नॉरफॉक में, 100 टाइम्स बिगर देन दैट इन विच दे एंड पापा लिव। ये जो घर है ये 100 गुना बड़ा था जहाँ एलिया के पापा रहते थे, यानी कि अपने जो रियल घर है उससे 100 गुना बड़ा था जहाँ फील्ड रहते थे। मिसेस फील्ड एक भाड़े के घर में रहते थे और वो एक मैंशन जैसा था, बहुत बड़ा हाउस था, which had been the scene, so at least it was generally believed that in that part of the country of the tragic incidents which they had lately become familiar। और जनरली यही यकीन किया जाता है, बिलीव किया जाता है कि उस जगह में एक ट्रैजिक यानी कि एक बहुत ही दुखद घटना घटा था जो कि उन लोगों को बहुत बाद में पता चला। विथ फॉर्म द बैलाड ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड। तो पता कहाँ से चला, ये एक बैलाड से, एक कविता है
वहाँ से पता चला। तो कविता का नाम क्या है? द चिल्ड्रन इन द वुड। सो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में आए कि बैलेड का नाम क्या था, द चिल्ड्रन इन द वुड, यही आंसर आपको करना है। लेट्स नो सम डिटेल्स अबाउट द बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड। इसको बेब्स इन द वुड भी बोला जाता है। तो ये एक ओल्ड इंग्लिश पोएम है एंड द स्टोरी गोज ऑन लाइक दिस। इसका स्टोरी ये है कि दो बच्चे रहते हैं ऑर्फन, जिनके माँ बाप नहीं हैं। उनके एक अंकल टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी के लोभ में वो एक किलर हायर करते हैं, जिनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि दोनों बच्चों को मार देना है। लेकिन वो किलर क्या करता है, उन दोनों को ले जाके फॉरेस्ट में छोड़ देते हैं। वो उनको मारते नहीं है, बट इवेंचुअली दे बोथ डाइड। जंगल में डेफिनेटली उन लोग मर जाते हैं बाद में। तो दिस इज द ट्रेजिक इंसिडेंट एंड उन दोनों को उस हालत में देख के उनका जो मरा हुआ शरीर था के पक्षियाँ जाके उन लोगों को पत्ते से ढक देते हैं। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड, जिसका एक ऑल्टरनेटिव नाम है बेब्स इन द वुड। इसको याद रखना। Certain it is that the whole story of the children and their cruel uncle was to be seen fairly carved out in the wood upon the chimney piece of the great hall। ये जो महल जैसा घर जहाँ मिसेस फील्ड रहते थे, एलिया के ग्रेट ग्रैंड मदर, वहाँ ये जो होल स्टोरी है, पूरा जो स्टोरी है चिल्ड्रन एंड देयर क्रूएल अंकल का, वो कार्व्ड आउट किया हुआ था इन वुड, यानी कि एक लकड़ी के पीस में अच्छे से उसको खुदाई करके लिखा गया था। उसके बारे में पूरा जो स्टोरी है, स्टोरी को डिस्क्राइब किया गया था यहाँ अपन द चिमनी पीस ऑफ द ग्रेट हॉल। उस घर में जो बड़ा सा एक हॉल है, वहाँ चिमनी पीसेस रखा हुआ था एंड चिमनी पीसेस के ऊपर एक लकड़ी में अच्छे से कर्व्ड आउट करके स्टोरी वहाँ बताया गया था। द होल स्टोरी डाउन टू द रॉबिन रेडब्रेस्ट। तो ये जो पूरा स्टोरी है वो बताया गया था रॉबिन रेडब्रेस्ट करके एक पक्षी है उसके द्वारा। Till a foolish rich person pulled it down to set up a marble one of modern invention in its stead with no story upon it। तो एक मूर्ख अमीर आदमी आते हैं और घर को ज़्यादा मॉडर्न बनाने के लिए वो क्या करते हैं, वो जो लकड़ी का पीसेस है उसको उतारते हैं एंड उस जगह पे एक मार्बल का स्लैब रख देते हैं जिसमें कोई भी स्टोरी नहीं लिखा गया था। Here Alice put out one of her dear mother's looks too tender to be called upbraiding। तो एलिस कौन है? टेक्स्ट के शुरू होने से पहले ही मैं दो कैरेक्टर का नाम बताई थी। दो चिल्ड्रन था, एक का नाम था एलिस, एक का नाम था जॉन। एलिया के जो दो ड्रीम चिल्ड्रन है उसमें से एलिस जो बच्ची है वो बिल्कुल अपने माँ के जैसे सजती है। ठीक है, तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि लैम तो कभी शादी किए ही नहीं थे। तो यहाँ कहानी ये है कि लैम कभी शादी किए ही नहीं थे। लैम एक लड़की से मिले थे जिनका नाम था एन सिमोन्स। 1792 में वो एन सिमोन्स से मिलते हैं, उनको प्रपोज करते हैं, लेकिन एन सिमोन्स उनको रिजेक्ट कर देते हैं एंड शी मैरिड अनदर पर्सन। तो यहाँ सपने में वो एन सिमोन्स को अपना वाइफ सोचते हैं जो इला है। वो कल्पना करते हैं कि एन सिमोन्स के साथ उनका शादी हुआ है और उन्हीं दोनों के ये बच्चे हैं एलिस। तो एलिस जो है अपने मदर का लुक एग्जैक्टली रिक्रिएट करती है। टू टेंडर टू बी कॉल्ड अपब्रीडिंग, और इतना वो कोमल होता है, इतना टेंडर होता है कि जिसको बिल्कुल भी डांटा नहीं जा सकता। अपब्रीडिंग का मतलब है स्कोल्डिंग, जिसको डांट नहीं सकते। बच्चे का जो फेस है इतना नाजुक है, इतना कोमल है कि यू कैनॉट स्कोल्ड देम। Then I went to say how religious and how good their great grandmother Field was। और उसके बाद मैं बोलता गया कि तुम लोगों के जो ग्रेट ग्रैंड मदर है, जो पर नानी है या फिर पर दादी है, फील्ड जिनका नाम है मिसेस फील्ड, वो कितने रिलीजियस थे, वो कितनी धार्मिक थी एंड कितनी अच्छी थी। हाउ बिलवड एंड रेस्पेक्टेड बाई एवरीबडी, और उनको सब कितना प्यार करते थे, रेस्पेक्ट करते थे। दो शी वॉज नॉट इंडीड द मिस्ट्रेस ऑफ दिस ग्रेट हाउस, जबकि वो ये जो बड़ा सा हाउस है, घर है, एक मैंशन जैसा, उसका मिस्ट्रेस वो नहीं थे, उसका ओनर वो थे ही नहीं, लेकिन सब उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बट हैड ओनली द चार्ज ऑफ इट, ओनली उनके पास घर का चार्ज था, केयर टेकर थे वो, इसीलिए। एंड येट इन सम रेस्पेक्ट्स शी माइट बी सेड टू बी दी मिस्ट्रेस ऑफ इट टू, और कोई कोई इस रेस्पेक्ट से वे बोल देते हैं कि वही एक्चुअल ओनर थे, जो कि वो थे नहीं, वो ओनली केयर टेकर थे।
कमिटेड टू हर बाय द ओनर। तो ये जो दायित्व था, ये जो ड्यूटी था, वो ओनर ने ही इनको दिए थे यहाँ देखभाल के लिए, जो इस घर का रियल ओनर थे। हु प्रेफर्ड लिविंग इन अ न्यूअर एंड मोर फैशनेबल मैंशन। और वो जो ओनर थे वो प्रेफर करते थे कि एक अच्छा सा और एक मॉडर्न सा मैंशन यानी कि घर महल में रहे, इसीलिए वो इस पुराने महल में नहीं रहना चाहते थे। which he had purchased somewhere in the adjoining country। शहर के आसपास किसी जगह में वो भी अपना एक नया मकान घर जो है खरीद लिए थे। और ये जो पुराना घर है इसको देखभाल करने के लिए दायित्व दिए थे मिसेस फील्ड को। बट स्टिल शी लिव्ड इन इट इन अ मैनर एज इफ इट हैड बीन हर ओन। लेकिन फिर भी वो जो मिसेस फील्ड है वो यहाँ ऐसे रहती थी जैसे कि वो अपने ही घर में रह रहे हैं, ये घर उनका ही है। एंड केप्ट अप द डिग्निटी ऑफ द ग्रेट हाउस इन अ सॉर्ट वाइल शी लिव्ड। और वो इस घर को इतना मर्यादा या फिर जो एक गरिमा है घर का उसको होल्ड करके रखते थे जब वो यहाँ रहते थे। विच आफ्टरवर्ड केम टू डिके। उनके जाने के साथ साथ ये जो घर है इसका जो रेपुटेशन था वो भी डैमेज हो गया था। एंड वॉज नियरली पुल्ड डाउन एंड ऑल ऑफ इट्स ओल्ड ऑर्नामेंट्स stripped and carried away to the owner's other house। और ये जो घर है एक तरीके से इसको पुल डाउन किया गया था, नष्ट कर दिया गया था। एंड इस घर में जितने सारे पुराने ऑर्नामेंट्स यानी कि जो फर्नीचर्स एंड अदर जो कीमती सामान था इसको स्ट्रिप्ड करके इसको ले जाके जो ओनर है वो अपने घर में रख लिए थे। और ये जो घर था ये बिल्कुल भी खत्म हो चुका था, इसको पुल डाउन किया गया था। Where they were set up and looked as awkward as if someone were to carry away the old tomes they had seen lately at the abbey। तो जब एक मॉडर्न घर में आप पुराने चीज़ों को लाते हैं सामान को, और ये चीज़ इतना awkward लग रहा था, इतना ही odd लग रहा था जैसे कि किसी ने ओल्ड टॉम्स यानी कि पुराने जो मकबरा है, जो समाधि है, उसको एबी यानी कि मठ या फिर जो चर्च के समाधि स्थल होता है वहां से लाके स्टिक कर दिए है। कहाँ? लेडी सी के ड्राइंग रूम में। टॉडी मीन्स चीप। अगर आप एक बहुत अच्छे से महंगे मकान में रह रहे हैं और वहाँ पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करके रखे हैं तो बहुत ही चीप दिखता है, वही चीज़ यहाँ पोर्ट्रे किया गया है। एंड लेडी सी मोस्ट प्रोबेबली ओनर के ही वाइफ थे, जो ओनर थे इस हाउस का, मैंशन का, ये बिल्डिंग जिनका है, शायद उनके वाइफ का नाम ही लेडी सी है। तो लेडी सी के ड्राइंग रूम में जो सेटअप किया गया था उन सारे पुराने चीज़ों को स्टिक करके वो बहुत ही चीप लग रहा था। लेडी सी रिप्रेजेंट्स फैशनेबल एंड मॉडर्न वुमेन। हियर जॉन स्माइल्ड। जॉन एलिया के सेकेंड ड्रीम चिल्ड्रन है। स्माइल्ड एज मच एज टू से What would be foolish indeed। जॉन स्माइल करके बोलता है कि ये क्या मूर्खतापूर्ण काम है, ये क्या फुलिशनेस है। And then I told how when she came to die, her funeral was attended by a concourse of all the poor and some of the gentry too of the neighborhood for many miles round। And उसके बाद मैं उन लोगों को बताता हूँ कि जब उनका मृत्यु हो चुका था, उनके अंतिम संस्कार के लिए फॉर हर लास्ट राइट्स बहुत सारे लोग उस फ्यूनरल को अटेंड किए थे। उन लोगों में से बहुत लोग पोर भी थे, गरीब भी थे, एंड सम ऑफ जेंट्री टू, और कुछ बहुत सज्जन लोग भी आए थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग आए थे। ऑफ द नेबरहुड, आसपास के जो पड़ोसियां हैं, बहुत दूर से भी आए थे वो लोग। टू शो देयर रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट शो करने के लिए, फॉर हर मेमोरी, उनके मेमोरी के उद्देश्य में। बिकॉज शी हैड बीन सच अ गुड एंड रिलीजियस वुमेन, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी और एक धार्मिक वुमेन थी, महिला थी। तो इस ऐसे में आप देखेंगे बार बार मिसेस फील्ड बहुत ही अच्छे एंड धार्मिक थे, इस चीज़ को पोर्ट्रे किया गया है। सो गुड इंडीड दैट शी न्यू ऑल द sultry बाय हार्ट, आई एंड अ ग्रेट पार्ट ऑफ द टेस्टामेंट बिसाइड्स। वो इतने अच्छे थे, उनको सारा का सारा स्लम्स याद था। sultry इज रिलेटेड टू स्लम्स। स्लम्स एक्चुअली भजन संहिता है। ये हिब्रू बाइबल एंड ईसाई बाइबल के एक पुस्तक है, यानी कि क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ एक बुक है। तो सारा का सारा उसमें जो दोहा था, जो पोएट्री था, स्लम्स था, वो सब मिसेस फील्ड को आता था। एंड अ ग्रेट पार्ट ऑफ द टेस्टामेंट, और जो बाइबल के टेस्टामेंट है वो भी इनको बहुत हद तक आता था। हियर लिटिल एलिस स्प्रेड हर हैंड्स। यहाँ जो लिटिल एलिस है वो अपना हाथ फैला के कुछ समझाने का या फिर इशारे में कुछ बताने की कोशिश कर रही थी।
Then I told what a tall, upright, graceful person their great grandmother Field once was. और उसके बाद फिर से मैं उन लोगों को बताता हूँ फील्ड वो कितने टॉल थे, लंबे थे, अपराइट यानी कि कितने ईमानदार थे, ग्रेसफुल बहुत सुंदर थे वो, एंड हाउ इन हर यूथ शी वॉज एस्टिम्ड द बेस्ट डांसर। और अपने यूथ में, अपने जवानी में वो कितने अच्छे डांसर थे। हेयर एलिस लिटिल राइट फुट प्लेड एन इनवॉलेंटरी मूवमेंट। और यहाँ वो देखते हैं कि एलिस का जो छोटा सा फुट है, पैर है, वो मूवमेंट करने लग जाता है। इनवॉलेंटरी का मतलब है अनैच्छिक। जब हम कुछ सोचते हैं या फिर कुछ बात करते हैं तो सामने वाले को पता भी नहीं चलता, वो कुछ कुछ जेस्चर करने लगते हैं। वैसे ही डांस का नाम सुन के एलिस का जो पैर है वो मूवमेंट करने लग जाता है। टिल अपन माई लुकिंग ग्रेव इट डेजिस्टेड। इसके बाद मैं बहुत ही गहरा दृष्टि से देखने लग जाता हूँ, यानी कि थोड़ा एंग्रीली मैं जब देखने लगता हूँ, इट डिजिस्टेड वो बंद हो जाता है। द बेस्ट डांसर आई वॉज सेइंग। तो मैं क्या बोल रहा था कि वो सबसे अच्छी डांसर थी इन द कंट्री, पूरे देश में। टिल अ क्रूएल डिजीज कॉल्ड कैंसर केम एंड बोड हर डाउन विथ पेन। उसके बाद उनको कैंसर हो जाता है एंड वो कैंसर के आगे झुक जाती है विथ पेन। बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, बट इट कुड नेवर बेंड हर गुड स्पिरिट्स। लेकिन उनका जो एक सद्भावना था, उनका जो स्पिरिट्स था, वो कभी दमन नहीं हुआ और मेक देम स्टूप। और कभी भी वो पेन के सामने या फिर कैंसर के सामने अपना सर नहीं झुकाई। बट दे वर स्टिल अपराइट। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी शी वॉज सो गुड एंड रिलीजियस। वो बहुत ही अच्छी एंड धार्मिक थी। Then I told how she was used to sleep by herself in a lone chamber of the great lone house। और उसके बाद मैं उन लोगों को ये बताने लग गया कि कैसे मेरे ग्रेट ग्रैंड मदर मिसेस फिल अकेले अपने चेम्बर में, यानी कि अकेले अपने रूम में सोते थे, ऑफ द ग्रेट लोन हाउस। ये जो एक इतना बड़ा बिल्डिंग है, बिल्कुल सुनसान, वहाँ कैसे अकेले सोती थी वो। एंड हाउ शी बिलीव्ड दैट एन apparition ऑफ टू infants was used to be seen at midnight gliding up and down the great staircase near where she slept। और वो ये यकीन करते थे कि एक एपरिशन यानी कि एक घोस्ट दिखता था, टू इन्फेंट्स यानी कि दो जो वो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका घोस्ट दिखता था, जिनको प्रॉपर्टी के लालच में उनके अंकल ने मर्डर करने का सुपारी दिया था। एंड वॉज टू बी सीन एट मिडनाइट। तो रात को वो दिखते थे ग्लाइडिंग अप एंड डाउन द ग्रेट स्टेयरकेस, जो इतना लंबा एक स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ी था। तो सीढ़ी से वो लोग क्या करते थे, ग्लाइड करके नीचे उतरते थे, अप एंड डाउन होते रहते थे। नियर वेयर सी स्लेप्ट, तो जहाँ एकदम पास में वो सोती थी वहाँ एक स्टेयरकेस था, और वो ये सारे चीज़ें जो है मिडनाइट को देखती थी, ये वो यकीन करती थी। बट शी सेड दोज इनोसेंट्स वुड डू हर नो हार्म। और वो बोलती थी कि ये जो निष्पाप जो बच्चे थे, दोनों बच्चे जिनका भूत दिखता था, घोस्ट दिखता था, वो कभी भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड हाउ फ्राइटेंड आई यूज टू बी दो इन दोज डेज आई हैड माई मेड टू स्लीप विथ मी। एंड हाउ फ्राइटेंड आई यूज टू बी। तो ये जो नरेटर है एलिया, एलिया यहाँ बोल रहे हैं कि मैं कितना डर जाता था उन दिनों में। दो इन दोज डेज आई हैड माई मेड टू स्लीप विथ मी। और उन दिनों जो एक नौकरानी थे घर के काम करने वाली, वो भी रहती थी, वो सोती थी मेरे साथ। बिकॉज आई वॉज नेवर हाफ सो गुड और रिलीजियस एज शी। क्योंकि मैं कभी भी उतना अच्छा नहीं था, रिलीजियस तो बिल्कुल नहीं था। सो दैट इज़ वाई। एंड उसके बाद भी मैं कभी भी उन इन्फेंट्स को, उन जो बच्चे के जो भूत है, घोस्ट्स है, उनको नहीं देखा हूँ। जो नैरेटर है ना तो वो बहुत अच्छे थे और ना ही धार्मिक थे। रीज़न हो सकता है कि इसीलिए वो जो निष्पाप जो घोस्ट्स है बच्चों का, वो दिखाई नहीं देते थे। Here John expanded all his eyebrows and tried to look courageous। और यहाँ जॉन अपना आईब्रोज को एक्सपांड करता है और बहुत क्यूरियस हो जाता है, एंड ट्राइड टू लुक करेजियस, और अपने आप को वो साहसी दिखाता है। देन आई टोल्ड हाउ गुड शी वॉज टू ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन। और उसके बाद मैं ये बताता हूँ कि उनके जो पोता पोती थे उनके लिए वो कितनी अच्छी थी। हैविंग आस्क्ड टू द ग्रेट हाउस इन द हॉलीडेज। और हम लोग सब मिलके हॉलीडेज में उस बड़े मकान में घूमने जाते थे। वेयर आई इन पर्टिकुलर यूज टू स्पेंड मैनी आवर्स बाय माई सेल्फ। और जहाँ खासकर मैं बहुत सारा समय मेरा जो है वहाँ व्यतीत करता था इन गेजिंग अपन दी ओल्ड बस्ट्स ऑफ द 12 सीजर्स।
दैट हैड बीन एम्परर्स ऑफ रोम। तो जहाँ पे ओल्ड बस्ट यानी कि पुरानी स्टैच्यूज, बस्ट का मतलब है स्टैचू, ऑफ द 12 सीजर्स, जो 12 सीजर्स यानी कि रोम के जो राजाएं थे, उनमें से किसी किसी का नाम आप लोग सुने भी होंगे, जूलियस सीजर एंड ऑगस्टस सीजर एट्सेट्रा। तो नैरेटर इस मैंशन यानी कि बिल्डिंग में घूमते रहते थे और जहां उनको पुरानी मूर्तियां दिखे थे 12 सीजर्स के, रोम के राजा थे, एम्परर थे, उन्हीं का ये मूर्तियां वहां रखा हुआ था। टिल द ओल्ड मार्बल हेड्स वुड सीम टू लाइव अगेन, और मैं मूर्तियों को इस तरीके से घूरता रहता था जैसे कि वो लोग फिर से जिंदा होने वाला है, और आई टू बी टर्न्ड इनटू मार्बल विद देम, या फिर मैं ही उनके साथ ही मार्बल का स्टैचू बन जाऊंगा। तो नैरेटर यहाँ बताते हैं कि मैं छुट्टी में आके मूर्तियों को इतना निहारता था, इतना घूरता था, जैसे लगता था कि या तो वो लोग जिंदा हो जाएंगे, नहीं तो मैं ही मूर्ति बन जाऊंगा। हाउ आई नेवर कुड बी टायर्ड विथ रोमिंग अबाउट दैट ह्यूज मैंशन, कैसे ये जो ह्यूज मैंशन है, इतना बड़ा बिल्डिंग है, यहाँ घूमने में मुझे कभी भी थकावट महसूस नहीं होता था। विथ इट्स वास्ट एम्प्टी रूम्स, और जो रूम था वो बहुत ही बड़ा बड़ा था और खाली था। विथ देयर ओन आउट हैंगिंग्स फ्लटरिंग टैपेस्ट्री, उस रूम में जो फ्लटरिंग टैपेस्ट्री यानी कि जो पर्दा वगैरह लटक रहा था, एकदम फटा फुटा हो गया था, पुराना हो गया था, जीर्णकाय हो गया था। एंड कर्व्ड ओकन पैनल्स, एंड जो विंडो था या फिर जो दरवाजा था, उसमें जो पैनल्स लगा हुआ था, पैनल यानी कि साइड के जो बॉर्डर टाइप का लगा रहता है, जो कि वुड से बना हुआ होता है, ओक नाम की एक वुड है, उससे बना हुआ था। उसमें बहुत सारा डिजाइन्स वगैरह कर्व करके रखा गया था। विद द गिल्डिंग ऑलमोस्ट रब्ड आउट, और वो जो पैनल्स था उसमें बर्निश करके रखा गया था। वुड्स यानी कि पेड़ों के जो फर्नीचर या फिर कुछ भी बनता है, उसमें शाइन के लिए गिल्डिंग यूज किया जाता है। गिल्डिंग का अर्थ है बर्निश। तो जो कि बिल्कुल उठ चुका था, रब्ड आउट हो चुका था, घिस गया था। तो नैरेटर मैंशन में घूम घूम के सारे रूम्स को अच्छे से देखते थे, वहाँ क्या क्या चीज़ें रखा गया है, कौन सा चीज़ किस हालत में है, सब कुछ वो ऑब्जर्व करते थे। समटाइम्स इन दैट स्पेशियस ओल्ड फैशन गार्डन्स, और कभी कभी मैं जो इतना बड़ा जो लंबा गार्डन है, ओल्ड फैशन पुराने ज़माने के जो बगीचा यानी कि गार्डन है, उसमें मैं घूमता था। विच आई हैड ऑलमोस्ट टू माई सेल्फ अनलेस when now and then a solitary gardening man would cross me. Sometimes in the spacious old fashioned garden, और कभी कभी मैं गार्डन में घूमने जाता था, बहुत बड़ा गार्डन था, which I had almost to myself, और वहाँ ऐसे फील होता था कि मैं अकेला ही हूँ, unless when now and then a solitary gardening man would cross me, और तब तक अकेला फील होता था जब तक एक अकेला गार्डनिंग मैन यानी कि माली मुझे क्रॉस करके नहीं जाता। यानी कि वो गार्डन बहुत बड़ा था एंड नैरेटर अकेले घूमते थे, और इतना बड़ा होने के कारण वो खुद को अकेला महसूस करते थे जब तक ना एक माली वहां से गुजरते थे। एंड हाउ द नेक्टरिन्स एंड पीचेस हंग अपन द वॉल्स विदाउट माई एवर ऑफरिंग टू प्लग देम, बिकॉज दे वेयर फॉरबिडन फ्रूट अनलेस नाउ एंड देन। और वहाँ मैं देखता था नेक्टरिन्स एक टाइप का फल है, ये नेक्टरिन्स, एंड पीचेस भी एक टाइप का फल ही है, थोड़ा सा एप्पल जैसा दिखता है। सो यू कैन गूगल इट एंड देयर यू विल फाइंड द नेक्टरिन्स एंड पीचेस। जो गार्डन वॉल था उसके दीवार में से ये दो फल लटक रहा था, विदाउट माई एवर ऑफरिंग टू प्लग देम, और कभी भी मेरा मन नहीं होता था कि उनको मैं तोड़ूं, बिकॉज दे वेर फॉरबिडन फ्रूट, क्योंकि इस फल को प्लग करना या फिर तोड़ना अलाउड ही नहीं था। Unless now and then, and because I had more pleasures in strolling about among the old melancholy looking yew trees, और दूसरा कारण ये है, मुझे इससे भी ज़्यादा टहलने में मज़ा आता था। स्ट्रोलिंग का मतलब है टहलना। अबाउट अमंग द ओल्ड मेलनकली लुकिंग यू ट्रीज, तो मैं कहाँ टहलना बहुत ज़्यादा पसंद करता था, वहाँ जो यू ट्रीज था जो बहुत ही सैड दिखता था, ग्लूमी दिखता था, उन ट्रीज के बीच से मुझे टहलना बहुत अच्छा लगता था। और द फर्स एंड पिकिंग अप द रेड बेरीज, फर्स भी एक टाइप का प्लांट ही है, एंड पिकिंग अप द रेड बेरीज, बेरी का मतलब है जामुन टाइप का एक फल होता है, उसको पिक करने में, उसको तोड़ने में मुझे मज़ा आता था। एंड द फर एप्पल्स विच वेर गुड फॉर नथिंग बट टू लुक एट, और ये जो फेयर एप्पल ट्री है जो बस दिखने में ही अच्छे हैं, बाकी कुछ काम के हैं नहीं। तो यहाँ नैरेटर को मज़ा सबसे ज़्यादा किस में आता था, तो वो घूमते रहते थे, टहलते रहते थे थ्रू मेलनकली लुकिंग यू ट्रीज और द फर ट्रीज, एंड वो पिक करते थे रेड बेरीज को। ठीक है, याद रखना है कि वो नेक्टरिन्स या फिर पीचेस को पिक नहीं करते थे, रेड बेरीज पिक करते थे,
एंड वो जो फर एप्पल था उसको इनको देखने में मज़ा आता था उस एप्पल को, बाकी वो जो एप्पल्स था गुड फॉर नथिंग था। और इन लाइंग अबाउट अपन द फ्रेश ग्रास, और कभी कभी तो वो वही घास में लेट जाते थे, विथ ऑल द फाइन गार्डन स्मेल्स अराउंड मी, और घास में लेटने के बाद इतना अच्छा खुशबू आता था गार्डन का, वो बगीचे का। और बास्किंग इन द ऑरेंजरी, और मैं वहाँ धूप सेकता था। बास्किंग करना मतलब सन बेदिंग करना। इन द ऑरेंजरी, ऑरेंजरी का मतलब क्या है, एक प्लॉट जहाँ ऑरेंज का खेती होता हो। तो वो जो गार्डन था उसके एक हिस्से में ऑरेंज की खेती होती थी और वहाँ जाके मैं धूप सेक रहा था। टिल आई कुड ऑलमोस्ट फैंसी माई सेल्फ राइपनिंग टू along with the oranges and the limes in that grateful warmth। और तब तक मैं धूप सेकता था जब तक मैं ऐसा इमेजिन नहीं कर लेता था, फैंसी मतलब इमेजिनेशन, कि मैं भी इस ऑरेंज के साथ साथ पक रहा हूँ। ये जो ऑरेंजेस है और ये जो नींबू वगैरह है, इन पेड़ पौधों के साथ साथ मैं भी पक रहा हूँ। इन दैट ग्रेटफुल वार्म, जो गर्मी है इसमें मैं भी पक रहा हूँ। तो ऐसा करने में नैरेटर को बहुत मज़ा आता था, प्लेजर फील करते थे। और इन वॉचिंग द डेज दैट डार्टेड टू एंड फ्रो इन द फिश पॉन्ड, और अब वो क्या करते थे, फिश पॉन्ड की तरफ जाते थे। वहाँ डेस मछली को, डेस एक टाइप का बहुत छोटा सा मछली होता है जो इधर से उधर तेज गति से दौड़ता रहता है, तो उसको देखने में भी नैरेटर को मज़ा आता था। एट द बॉटम ऑफ द गार्डन, तो गार्डन के नीचे तरफ ये जो छोटा छोटा मछली है इसको देखा जाता था। विथ हेयर एंड देयर अ ग्रेट सल्की पाइक हैंगिंग मिडवे डाउन द वाटर इन साइलेंट स्टेट, और उसके बाद और एक टाइप का मछली देखा जाता था जिसका नाम है पाइक, जो कि थोड़ा सा भारी था, यानी कि थोड़ा बड़ा था, सल्की था, जो पानी के मिडिल में बिल्कुल साइलेंट स्टेट में रहता था, चुपचाप, एज इफ इट मॉक्ड एट देयर इम्पर्टिनेंट फ्रिस्किंग। और वो मॉक करता था, मॉक करना मतलब किसी को चिढ़ाना या फिर किसी के तरफ मजाक के दृष्टि में देखना। तो ये जो सल्की पाइक था वो देखता रहता था किसके तरफ, इम्पर्टिनेंट फ्रिस्किंग, ये जो छोटे छोटे मछली जो कि इम्पेशेंट होके इधर से उधर दौड़ रहे थे, इसके ऊपर वो अपना नज़र रखता था साइलेंटली। I had more pleasure in this busy idle diversions than in all the sweet flavors of peaches, nectarines, oranges and such like common baits of children। तो बाकी सारे चिल्ड्रंस को जहाँ पीचेस का जो मीठा फ्लेवर या फिर नेक्टरीन फल का जो फ्लेवर है, ऑरेंजेस खाने में जो मज़ा आता था, मुझे फल खाने में मज़ा नहीं आता। मुझे गार्डन में जो एक्टिविटी दिखता था उसमें ज़्यादा मज़ा आता था, ना कि फल तोड़ के खाने में। सो हेयर एंड्स द फर्स्ट पार्ट यहाँ ख़त्म होता है, एंड बाकी का टेक्स्ट सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया गया है। प्लीज़ फॉलो दैट वीडियो।